शेर आप लोग उर्दू में बोल रहे थे और बीच में फारसी भी बोल रहे थे, एक दो फारसी भी था, तो जरा ठीक से बोलिए, योगी जी नाराज हो जाएंगे आप लोगों से उर्दू बोलिएगा। सबसे पहला 2459+1 कोटि के मदरसा को भुगतान करना सुनिश्चित करें। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा ब्लॉक में बंदपुरा गांव है, वो एक पंचायत है, उसमें कब्रिस्तान तकरीबन 100-150 साल पुरानी कब्रिस्तान है। आज वहां सरकार उस कब्रिस्तान में खेल मैदान बनाने के लिए वहां का बीडीओ और सीओ अड़ा हुआ है। जिला के डीओ जो हैं वो पूरे बिहार के तमाम जिला के डीओ ने मदरसों वालों को इतना तबाह कर रखा है कि जांच के नाम पर उनके 50,000, 2 लाख, 1 लाख रुपया लिया जाता है, 10-10 लाख रुपया लिया जाता है और उसके बाद उनको फिर परेशान किया जाता है। करोड़ों करोड़ की वसूली होती है डीओ के द्वारा पूरे मदरसे से, और उनको धमका के, उनको डरा करके उनसे पैसा लिया जाता है और लेकर के उनको लेने के बाद भी परेशान किया जाता है। पहले कि इसको शुरू करूं, एक बात चूंकि वो केसरिया पर अनिल भाई ने कहा था तो मैं थोड़ा इस पर कह दूं। एक तो कि आप और दिवेश भाई चले गए, आप लोग बार बार शेर बोल रहे थे। शेर आप लोग उर्दू में बोल रहे थे और बीच में फारसी भी बोल रहे थे, एक दो फारसी भी था, तो जरा ठीक से बोलिए, योगी जी नाराज हो जाएंगे आप लोगों से उर्दू बोलिएगा। और दूसरा कि ये जो बंडी पर बोल रहे थे, बंडी पर बोल रहे थे, तो सुन लीजिए, मुझे गर्व है कि ये सूफियों का कलर है। ये जिन मज़ारों से, जिन खानकाहों से, जिन मदरसों से, जिन सूफियों से, जिन उलमाओं से आपको नफरत है, जिनके खिलाफ आप लगातार जहग उगलते हैं, उनकी कलर है ये, और उनका लेकर के आप जी रहे हैं और कहते हैं कि हमारा, ये तो हजारों साल पुराना है, ये तो अभी आपने लिया है हमसे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और भी हमारी चीज आप लेते रहेंगे, खैर और भी आप लेते रहेंगे। बहरहाल मैं विषय पे आता हूं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा, उसमें मैं ये जानता हूं, सब लोग समझते हैं कि महामहिम राज्यपाल बहुत बड़े विद्वान हैं, और मुझे उम्मीद थी कि इतने बड़े विद्वान होंगे तो अपनी निगाह से भी चीजों को देखेंगे और अंतरात्मा की आवाज पर जो देखेंगे वही बोलेंगे। लेकिन अफसोस कि सरकार के मैं झूठा तो नहीं बोल सकता, लेकिन असत्य बातों को उन्होंने अपने भाषण में रखा है। कई बातें हमारे माननीय लोगों ने कहा है, कुछ मैं भी कह देता हूं। माफ करेंगे, ये वाक्य भी कहीं न कहीं एक टिप्पणी है, इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है कि ऐसा नहीं, ये सब जानते हैं कि परंपरा है कि जो अभिभाषण होता है, चाहे चलिए सरकार ने राष्ट्रपति जिस तरह का भाषण तैयार किया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। महोदय उनके भाषण में जो महत्वपूर्ण चीजें छूट गई, जिन पर उनकी निगाह नहीं गई, मैं उधर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आमतौर से कहा यह जाता है, एक मिनट सुन लीजिए, जो भाषा होती है संशोधन की, उसमें यही कहा जाता है कि माननीय या महामहिम राज्यपाल या राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें यह अंश नहीं है, इसे कृपया जोड़ दिया जाए। यही भाषा होती है कि अंश नहीं है, ये कहने से ही काम चल जाता है आपका। अब उसमें उन्होंने छोड़ दिया, ये निम्नलिखित अंश उसमें नहीं है, इसको जोड़ दिया जाए। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला 2459+1 कोटि के मदरसा को भुगतान करना सुनिश्चित करें। काफी दिनों से, मुझे लगता है सालों से, लगातार राष्ट्रीय जनता दल इस बात को उठा रहा है, लेकिन उनको अभी तक नहीं भुगतान किया गया है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक तरफ आप बार बार कहते हैं कि हमने मदरसे के लिए ये किया, मदरसे के लिए वो किया, और दूसरी तरफ आप उनको रुला रहे हैं। यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिला के डीओ जो हैं वो पूरे बिहार के तमाम जिला के डीओ ने मदरसों वालों को इतना तबाह कर रखा है कि जांच के नाम पर उनके 50,000, 2 लाख, 1 लाख रुपया लिया जाता है, 10-10 लाख रुपया लिया जाता है और उसके बाद उनको फिर परेशान किया जाता है। करोड़ों करोड़ की वसूली होती है डीओ के द्वारा पूरे मदरसे से, और उनको धमका के, उनको डरा करके उनसे पैसा लिया जाता है और लेकर के उनको लेने के बाद भी परेशान किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उर्दू एकेडमी के सचिव तक का 4 साल से अधिक पद अभी तक खाली है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या कारण है? मुझे सरकार को यह बताना चाहिए।
राजभाषा उर्दू का अस्थायी निदेशक नहीं है। कब तक इनकी नियुक्ति होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उर्दू परामर्श समिति का अध्यक्ष का पद पिछले 6 साल से खाली है, रिक्त है। इनकी नियुक्ति कब होगी, क्यों नहीं की जा रही है? क्या 6 साल में अल्पसंख्यक बोर्ड का चेयरमैन, मदरसा, सब 2 साल, पिछले 2 साल से लगातार खाली है। महिला बोर्ड का भी चेयरमैन वो खाली है, दलित सब खाली हैं, दलित बोर्ड, SC ST के भी अध्यक्ष सब खाली है। इन पर आखिर सरकार कब इसको बहाल करेगी अध्यक्ष, ये सरकार को बताना चाहिए, शीघ्र ही इसको करना चाहिए, जिसकी वजह से हजारों लोग जो शिक्षक हैं उनका पद खाली है, जिसकी वजह से तालीम जो है वो प्रभावित हो रही है, वो एजुकेशन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसलिए अविलंब उसको बहाल किया जाए। आखिर क्यों चेयरमैन नहीं है, उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और सरकार को बताएं कब तक किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का लंबित स्थानांतरण शीघ्र किया जाए, इस पर भी कुछ नहीं बताया गया कि कब किया जाएगा, कितने दिनों से किया जाएगा। वो लोग परेशान हैं, कोई जो है वो सीतामढ़ी का है तो उसको कैमूर भेज दिया गया है, कोई कैमूर का है तो उसको बक्सर, इधर आपको चंपारण भेज दिया गया है। तो उनकी भी परेशानी को देखा जाए। वो देश के भविष्य को पढ़ाते हैं, वही बच्चा आगे चल के देश का भविष्य बनता है, तो उनको भी मानसिक तौर पर परेशान न किया जाए। सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली जल्द की जानी चाहिए, क्यों नहीं की जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, उनका जांच वांच सब हो चुका है, सारी चीजें, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। किस कारण से नहीं दिया जा रहा है, कौन सी साजिश और अधिकारी आखिर क्यों इसमें बाधा बने हुए हैं? सरकार को इसमें देखनी चाहिए कि सहायक उर्दू अनुवादक वालों से इतनी दुश्मनी क्यों, बल्कि बाकी और जगह जो एग्जाम हुआ उनकी बहाली हो गई है, लेकिन उनसे बहुत पहले सहायक उर्दू अनुवादक वाले की का एग्जाम वगैरह हुआ है, लेकिन उनकी बहाली नहीं हो रही है। कई बार हम लोग गए, मिले, लेकिन कोई सुनवाई, जब जाते हैं कहा जाता है कि बस अगले हफ्ते हो जाएगा, बस 2-4 दिन में हो जाएगा। बस करते करते न कार आ रहा है न ट्रक आ रहा है, खाली बसे पर अटका हुआ है मामला। तो सर इसको देखा जाए कि जितना जल्द हो इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। सभी थाना में उर्दू अनुवादक की बहाली सुनिश्चित की जाएगी, ये सरकार का वादा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% थाने में कोई उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू का अनुवादक क्या नाम है, सभी थाने में उर्दू अनुवादक की बहाली नहीं है। 99% मेरी नजर में अब तक कोई एक थाना नहीं गुजरा, मैंने कई जगह पता किया, मैं खुद से पूछा, लेकिन मेरी नजर में अब तक किसी एक थाने में भी उर्दू अनुवादक की बहाली नहीं दिखी। इसको सुनिश्चित की जाए। उसके बाद आ जाइए, संयुक्त उर्दू बंगला मैथिली TET का परिणाम जल्द प्रकाशित किया जाए। महोदय 10-12 साल हो गए उर्दू बंगला संस्कृत TET का एग्जाम लिया गया, और मैंने पिछली बार भी इस मुद्दे को उठाया था। सरकार की गलती से सरकार ने क्वेश्चन कुछ और दिया तो जवाब भी कुछ और आएगा। अब जो क्वेश्चन बनाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन उसको 10-12 साल से वो लोग दर दर भटक रहे हैं। महोदय जो लोग जहां काम कर रहे थे, उर्दू सहायक अनुवादक वाले के साथ भी वही मामला है। जब उनका एग्जाम हो गया, सारी चीज उनकी हो गई, तो जो लोग जहां तहां काम कर रहे थे, अलग अलग देश में विदेश में, सब लोग छोड़ करके चले आए, घर बैठे हुए। इसी तरह उर्दू बंगला संस्कृत TET वाले भी जहां जहां काम कर रहे थे, सब लोग 10-12 साल से घर आ गए कि अब मेरी बहाली होगी, और रोज आंदोलन कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आखिर कब तक उनको परेशान किया जाएगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं 1-2 बात सर जोड़ दूं। और महोदय, भगवान सिंह कुशवाहा जी, सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, चूंकि भगवान बाबू बोल रहे थे, तो मैं इनका दो बात पे खड़े। भगवान बाबू कह रहे थे 2 बात पे। एक तो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अल्पसंख्यक वाले पर बड़ा जोर दिया। अरे हुजूर, आपने तो जुल्म कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री ऋण योजना था, जिससे खोइचा वाला, ठेला वाला, अंडा वाला, गरीब से गरीब आदमी लाख रुपया, 50,000, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी के जमाने से ही खोइचा वाला, गरीब गुरबा, अंडा बेचने वाला, खैनी बेचने वाला 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया लेके अपने काम को शुरू कर लेता था, जिससे पूरे बिहार में 20,000, 22,000 लोगों को फायदा पहुंचता था। लेकिन अधिकारियों की एक साजिश के तहत यह काम हुआ कि उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचे
वो अंडा ही बेचता रह जाए, वो अंडा भी बेचना बंद कर दे, वो ठेला भी नहीं चलाए, वो ऑटो भी नहीं चलाए, उसको भूखमरी का शिकार हो जाए वो। इसलिए एक साजिश के तहत इसको उद्यमी योजना किया गया और उसी योजना को उधर ला करके 100, 200, 300, 400 लोग मैक्सिमम, इसमें वो लोग जो बड़े लोग हैं जिनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे लोग सरकार में बैठे हुए अपने लोगों को, वैसे लोगों को इसमें फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की योजना ला करके अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया है, उनका नुकसान किया गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, कब्रिस्तान पर भी बड़ा जोर दे रहे थे महोदय कि कब्रिस्तान के लिए, पहली बात तो कब्रिस्तान की घेराबंदी आदरणीय मैडम राबड़ी देवी जी के जमाने में शुरू हुई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन अभी आप दावा करते हैं कि मैं घेराबंदी कर रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, वैसे दर्जनों कब्रिस्तान है, रोज इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन सरकार के आंख में पट्टी बांधी हुई है, नहीं दिखती है, तो मेरे पास उसका कोई उपाय नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण दे देता हूं, चूंकि समय का मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी में देना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा ब्लॉक में बंदपुरा गांव है, वो एक पंचायत है, उसमें कब्रिस्तान तकरीबन 100-150 साल पुरानी कब्रिस्तान है। आज वहां सरकार उस कब्रिस्तान में खेल मैदान बनाने के लिए वहां का बीडीओ और सीओ अड़ा हुआ है। मैंने डीएम से भी बात किया था, डीएम ने मुझे, मैं डीएम साहब वो बेचारे अच्छे, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया, कहा मैं दिखवाता हूं, लेकिन यहां से बार बार प्रेशर हो रहा है। वो सीओ कोई महिला है, वो बार बार कहती है कि हमको ऊपर से प्रेशर है। जो 150 साल पुराना कब्रिस्तान है, आप कहते हैं कि कब्रिस्तान और फलाना, आप वक्फ बिल जो संशोधन बिल ला करके आप हड़पना चाहते हो खानकाहों की, कब्रिस्तानों की जमीनों को। उसकी शुरुआत हो गई है कि वहां कब्रिस्तान की जमीन को जबरदस्ती खेल मैदान बनाने के लिए तुले हो, रोज वहां फोर्स लेके पहुंच जाता है। लोग कहता है कि इसमें जो लेटे हुए हमारे पूर्वज हैं, कहां लेके जाएंगे माननीय सदस्य। तो मैं आखिरी शेर, एक शेर में कह के सर मैं खत्म कर देता हूं महोदय। चूंकि वो लोग उर्दू शेर बोलते हैं तो योगी जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कि इतना बोलने लगे कि वो लोग भी कठमुल्ला हो जाएं, तो कठमुल्ला ना बनिए, इसकी सलाह दे रहे हैं। वैसे भारत के कोई आदमी, वैसे बिहार उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है किसी धर्म जाति का रहने वाला हो, दिन भर में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितनी बार भी अपने घरों में बात करता है, 90% उर्दू बोलता है अपनी भाषा में, और उसमें 10-20% फारसी भी होता है, जो आपको पता नहीं चल पाता कि हम फारसी बोलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कठमुल्ला नहीं बनिए, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। बहरहाल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर बात में 15 साल, हर बात में लालू जी। अरे लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी को आपने कौन सा रास्ता नहीं छोड़ा परेशान करने का। आपने सीबीआई का यूज किया, ईडी का यूज किया। आखिरी सर आधे मिनट शेर ही पढ़ रहे सर, आपने कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया। यह ईडी लगाया, इनकम टैक्स लगाया, सारा कुकर्म किया। आखिर में 2020 में उससे भी आप नहीं कर पाए, तो इलेक्शन कमीशन को लगा करके आपने इलेक्शन जीता। तो इसलिए आप जितना भी परेशान करोगे, मैं यही कह सकता हूं, तुम जितना तराशोगे और सेवा होगा। सेवा मतलब बढ़ेगा। तुम जितना तराशोगे और सेवा होगा। लालू, राबड़ी, तेजस्वी वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस मर्द मुजाहिद को दुनिया का कोई खौफ नहीं, तलवार के साए में हर कदम आगे बढ़ेगा। वो अपनी खताओं पर नादिम तो हुए होंगे, जब इनकी